हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुराक्स क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का 6 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है। वैसे तो सभी इसका कॉमन मीनिंग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली ऑर्गेनिजम्स अपने ही ऑफस्प्रिंग्स को, मतलब अपने ही जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग्स, मतलब बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोटे मोटे तौर पे अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, मतलब मेल और फीमेल की। ठीक है। और इसमें सिंगल पेरेंट होता है, मतलब और वो सिंगल पेरेंट मेल या फीमेल नहीं बोलेंगे, सिंगल पेरेंट रहेगा। और तो जनरली कंसीडर हम फीमेल की तरह ही करते हैं, या मदर सेल या मदर पेरेंट बोला जाता है उसे। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर दो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, मेल और फीमेल नहीं होंगे, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो है वो सफिशिएंट है रिप्रोड्यूस करने के लिए। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब देखिए, गैमीट क्या होता है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहेंगे। गैमीट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है। देखिए, जो गैमीट है, गैमीट रिप्रोडक्टिव सेल को बोला जाता है। मेल्स में होते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल में होता है एग। ये हैं गैमीट। इनको कॉमनली क्या वर्ड यूज़ किया गया है? गैमीट वर्ड यूज़ किया गया है। स्पर्म और एग जब मिलते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है, जब आपस में ये मिलते हैं, तो इन दोनों के मिलने से जो पहला बॉडी का सेल बनता है, मतलब हमारी बॉडी का जो पहला सेल बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं उसे? हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। तो गैमीट्स क्या होते हैं? स्पर्म और एग को गैमीट बोला जाता है। और स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो बनेगा, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और स्पर्म और एग के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। स्पर्म और एग के फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक। अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का ही यूज़ किया जाता है। भाई, मेल से स्पर्म लेते हैं, ठीक है, और फीमेल से क्या मिलता है? एग मिलता है। तो मेल और फीमेल के स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होगा, मतलब आप जब आपस में मिलेंगे, उससे क्या मिलेगा हमें? जाइगोट मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए, कि जो जाइगोट होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक या दो? जनरली हम लोग दो आंसर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एग का भी न्यूक्लियस होता है, और उससे बनता है जाइगोट। ठीक। तो जब हमें ये लगता है कि भाई स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दो अलग अलग न्यूक्लियस है, आपस में मिले, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता। भाई, जाइगोट में ये फ्यूज़ होकर एक ही न्यूक्लियस बन जाता है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो जाइगोट में भी क्या होगा? जाइगोट में भी सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है। जाइगोट में सिंगल न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस नहीं होते, भले ही दो अलग अलग न्यूक्लियस के मिलने से वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मतलब मेल में कौन से ऑर्गन्स होते हैं। पहले हम डायग्राम से समझेंगे, फिर डिटेल में। देखिए, ये होती हैं टेस्टिस। टेस्टिस में ही होता है स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और इन्हीं टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होगा। और इन टेस्टिस के थ्रू ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स को वासा डिफरेंस बोलते हैं। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हायर क्लास से रिलेटेड एक है, बट आपको टेस्टिस पता होनी चाहिए कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। स्पर्म जो टेस्टिस में बनते हैं, और इन्हीं पाइप्स के थ्रू स्पर्म बाहर आता है, पीनिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसी को वर्ड्स के थ्रू आपको बताया गया है। सो द मेल रिप्रोडक्टिव इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। भाई, दो टेस्टिस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट और राइट दो टेस्टिस रहती हैं। टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। अब दो स्पर्म डक्ट होती हैं, इसको वासा डिफरेंस भी बोलते हैं। तो ये दोनों स्पर्म डक्ट क्या करती हैं? स्पर्म को यहाँ से पीनिस तक पहुँचाती हैं, और पीनिस से जो होता है, जो स्पर्म होता है, वो बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, या फीमेल बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। अब जस्ट मिनट,
अब यहाँ पे दो द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड टेल। अगर हम बात करें स्पर्म की, अच्छा देखिए स्पर्म जो है ना एक सिंगल सेल है, ठीक है, एग भी एक सिंगल सेल है। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें स्पर्म की, तो देखिए इसका हेड होता है, हेड में होता है न्यूक्लियस। पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो हेड में न्यूक्लियस होता है। फिर ये नेक पोर्शन होता है, इसको मिडल पीस बोलते हैं। इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप ये लिख लीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये। यहाँ पे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है इसकी टेल, जो टेल होती है इसे मूवमेंट करने में, स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है। कि जब फीमेल बॉडी के अंदर ये जाता है तो स्विम करते हुए एग को ढूंढता है, तो उसमें इसका हेल्प जो करता है उसकी टेल ही करती है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर और ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है, तो वो है स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल पूछा जाए तो वो है भैया एग, ठीक है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी यहाँ पे दो आपको ओवरीज मिलेंगी, अंडाशय जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इन्हीं ओवरीज में होता है एग, इसको ओवा भी बोला जाता है। और जो एग है, इस ओविडक्ट से, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस ओविडक्ट से एग जाता है यूट्रस में और यहाँ जाकर इम्प्लांट हो जाता है, स्टिक हो जाता है, और यहीं पे यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो वो है ओवरीज। मेन जो ऑर्गन है ओवरीज, उसके साथ साथ हेल्प करने के लिए ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, इसका सेकेंड नेम है, फेलोपियन ट्यूब होता है और यूट्रस होता है। ओवरीज ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एग, ठीक है। फीमेल गैमीट कॉल्ड एग या ओवा, ठीक है। ओवी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ओवा या एग कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है फीमेल बॉडी में, तो वो ओवरीज में प्रोड्यूस किया जाता है। और फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं हम, एग या ओवा बोलते हैं। ये भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, रिलीज्ड इन द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये दोनों ओवरीज एक साथ एग नहीं बनाती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मंथ इस वाली ओवरी ने बनाया, तो दूसरे मंथ ये वाली ओवरी बनाएगी, फर्स्ट वाली नहीं बनाएगी, अल्टरनेट काम करती हैं, ठीक है। अल्टरनेट काम करके ये एग बना रही होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर मंथ एक ही ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, ओवी डक्ट से वो यूट्रस में चली जाती है, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल था, उसी तरह एग भी क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक। अब यहाँ पे ये एग का स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब ह्यूमन ओवम, एग, ओवा, ये सब एक ही वर्ड हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि एग वर्ड यूज़ कर दिया, ओवम वर्ड यूज़ कर दिया, ओवा वर्ड यूज़ कर दिया तो अलग अलग है, नहीं, ये सब तीनों एक ही चीज़ के नाम है। फीमेल गैमीट भी यूज़ कर दिया तो उसका भी मतलब हम एग की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसका सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है आपको कि ऑस्ट्रिच जो एग है वो सबसे बड़ा एग है, ठीक है। ऑस्ट्रिच आपका सबसे बड़ा एग है, जो कि आप देख भी सकते हो आंखों से। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि एग और स्पर्म के फ्यूजन को, इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है भैया, जाइगोट बनता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये चीज़ें ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख लीजिए, ये रहा एग और इस तरह से स्पर्म आता है अंदर। एक और चीज़, एक टाइम पे एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है एग का, ऐसा नहीं है कि अगर 60,000 स्पर्म्स हैं तो 60,000 स्पर्म्स सारे जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेस लगती है, कौन पहले जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो एग जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, नंबर ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा रहते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं, पर फर्टिलाइजेशन कितने स्पर्म से होता है, तो उसके लिए एक ही स्पर्म सफिशिएंट होता है, जो पहले पहुंच जाए वही फर्टिलाइजेशन कर देगा। और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का फ्यूजन दिखाया गया है, फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ये स्पर्म का, ठीक है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये एग का न्यूक्लियस है, और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और मिलने से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, जिसको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियस सेल। और हमारी बॉडी का, मतलब किसी भी एनिमल की बॉडी का जो पहला सेल होता है वो होता है जाइगोट। इसी एक सिंगल सेल से, इसी जाइगोट से हमारी बॉडी की सारे सेल्स बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये डिवाइड होता जाता है, एक से दो सेल बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, इस तरह ये मल्टीपल डिवाइड होता रहता है। और जो सेल्स की
क्वांटिटी है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता जाता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, बॉडी के बाहर भी होता है, बॉडी के अंदर भी होता है। बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स में से ह्यूमंस हैं, काउज हैं, डॉग हैं, हैंस, इनमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म बॉडी के अंदर जाएगा, एग बॉडी में ही रहेगा और अंदर जाकर एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन है जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में देखा गया है, पानी में रहने वाले एनिमल्स में देखा गया है। इसमें क्या करते हैं, जो एग है, जो फीमेल होती है वो एग बॉडी के बाहर ही रिलीज़ कर देती है, ठीक है। लेस 100 ऑफ एग्स, मतलब जो फ्रॉग यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, बॉडी के बाहर ही एग को रिलीज़ कर देती है। फिर जब मेल फ्रॉग आता है तो उन्हीं एग्स पर क्या करता है, वाटर में ही बॉडी के बाहर स्पर्म रिलीज़ करता है। तो वो जो स्पर्म्स होते हैं वो उन एग्स के सराउंडिंग में चले जाते हैं और उनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं एक एक लाइन रीड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। फ्रॉक्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये पानी में ही होगा, पानी से बाहर नहीं, ठीक है। सो व्हेन द फीमेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स, मतलब 100 से ज़्यादा एग्स वो देगी। अनलाइक हैंस एंड फ्रॉग्स, एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल। देखिए जैसे अंडे का, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, वो एक शेल से, स्ट्रॉन्ग शेल से कवर होता है। फ्रॉग का ऐसे नहीं होता, एक जेल जैसी कवरिंग होती है। देखो ये एग न्यूक्लियस है, उसके साथ ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग दिख रही होगी आपकी। तो ट्रांसपेरेंट जेल की कवरिंग से वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। सो एग इज नॉट कवर्ड बाय शेल एंड इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इनके ऊपर जेली की कवरिंग रहती है, एग्स के ऊपर, ना कि स्ट्रॉन्ग शेल जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। एज द एग्स आर लेड द फीमेल डिपॉजिट स्पर्म, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देयर। जैसे ही एग्स ले कर दिए जाते हैं, जो मेल होता है वो उनके ऊपर स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है और हर स्पर्म रेंडमली किसी भी पानी में बहकर जाता है और किसी भी एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कांटेक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से फ्यूजन होगा, फ्यूजन से मेल ज़ायगोट फॉर्मेशन होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको एक्वेटिक एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा, जैसे फिश है, स्टार फिश है, टॉड्स हैं, इन सब में। यहाँ पे आपको एक जीएस मतलब जनरल नॉलेज पे कॉलम दे रखा है आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। इसमें क्या करते हैं, पहली बात तो ये किया क्यों जाता है, अगर फीमेल की ओविडक्ट ब्लॉक है, मतलब जहाँ से एग रिलीज़, देखो पहले ओवरीज थी, ओवरीज से जो एग रिलीज़ हो रहा था एक पाइप के थ्रू, कहाँ पे आ रहा था, यूट्रस में आ रहा था, ठीक है। तो अगर ओविडक्ट ब्लॉक है, मतलब एग रिलीज़ होकर यूट्रस में नहीं आ पा रहा है, तब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मेल्स में स्पर्म रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं या फिर कैपेबल नहीं है, तब भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। या पहुंच नहीं पा रहे हैं एग्स तक, तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो इन केसेस में क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, एग और स्पर्म को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर ही इसका लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और ज़ायगोट बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होगा, एग और स्पर्म, ठीक है, एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें लैब में फर्टिलाइजेशन करा के ज़ायगोट बनाया जाता है। अब ये जो ज़ायगोट है ना, ऐसा नहीं है कि बॉडी के बाहर बच्चा बनेगा, नहीं, ये ज़ायगोट दोबारा से फीमेल के यूट्रस में रखा जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी में दोबारा से डाल दिया जाता है। फिर क्या होगा, जो बेबी का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा, ना कि किसी टेस्ट ट्यूब में और ना ही किसी लैब में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आईवीएफ बोला जाता है या टेस्ट ट्यूब भी प्रोसेस भी बोला जाता है, क्लियर। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। तो अब यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हम पहले पिक्चर की हेल्प से समझेंगे।
फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ओवरी जहाँ पे एग बन रहा है। एग रिलीज होके कहाँ पे आता है, इस ओविडक्ट में आता है या फेलोपियन ट्यूब में आता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है, ओविडक्ट में होता है, ओवरी में होता है, कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होगा। तो यहाँ पर एग बैठा रहता है, यहीं पे स्पर्म आता है, इसको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन से मतलब फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और धीरे धीरे सेल डिवाइड होना शुरू कर देगा। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से 16, 16 से 4 से 8, 8 से 16, उसके बाद पूरी बॉल ऑफ सेल बन जाती है। और फिर ये जब बॉल ऑफ सेल बन जाती है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वो वो ओवरी से सॉरी ओविडक्ट से आकर कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में आने के बाद वो जो ये यूट्रस की दीवार होती है, ठीक है, यूट्रस की दीवार होती है उसमें आके चिपक जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बेडिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अब एम्ब्रियो बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा अभी ये जो सेल है, अभी इसमें ना जब जो एम्ब्रियो होता है उसमें आप बेबी का हाथ पैर ये सब देखने में सही से पता नहीं चलता। और जैसे ही पता चलने लगता है, मतलब बेबी के अल्ट्रासाउंड में बेबी के हाथ पैर नाक कान ये सब दिखने लगते हैं, तब उसे हम फिटस बोलते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फिटस या एम्ब्रियो अलग होता है, नहीं, दोनों एक ही चीज़ को बेबी को ही बोलते हैं। बट एम्ब्रियो में आपको बेबी के हाथ पैर उसका मूवमेंट सही से नहीं दिख रहा होता है, तब हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे ही उसका पूरा डेवलपमेंट मतलब उसके हाथ पैर वगैरह दिखने लगते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट्स बन जाते हैं, तब हम उसे फिटस बोलते हैं। खैर, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मतलब डायरेक्टली पिक्चर की हेल्प से समझाई हैं, वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फिटस। सो यहाँ पे देखिए ये यूट्रस है और किस तरह से यूट्रस में बेबी का पूरा डेवलपमेंट आपको दिखाया गया कि कंप्लीटली डेवलप हो गया है। खैर, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो बताया गया है, तो मैं रीड कर दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बुक उसको पिक्चर की हेल्प से हम समझ चुके हैं। Soon after fertilization, the zygote divide repeatedly and travel down the oviduct. As it travel down, many protective layers are formed around it. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कहाँ चला जाता है, रेपिडली डिवाइड होता है, मतलब सेल्स में डिवीजन होता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से डिवीजन होता जाएगा सेल्स का, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता वो ओविडक्ट से कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। ठीक है, और जो ये जो सेल इसके साथ डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन इसके सराउंडिंग में अलग अलग लेयर्स भी बनती जाती हैं। ठीक, जिस तरह आपने एग में देखा होगा, जो बीच में पीला यॉक होता है जो कि बेबी फॉर्मेशन करेगा, उसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा जेल सा भरा रहता है, फिर उसके बाद एक हार्ड शेल होता है। तो ये भी लेयर्स हैं। हालांकि इस तरह की हार्ड लेयर्स नहीं बनती हैं हमारे एग में, ह्यूमन एग में, पर सॉफ्ट सॉफ्ट लेयर्स बनती जाती हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, ये हार्ड शेल यहाँ पे हैन की बात करी गई है, ह्यूमन की नहीं बात करी गई, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो फीमेल जो हैंस होती हैं उनमें जब ये हार्ड शेल बन जाता है तो वो क्या करती हैं, वो एग को बाहर रिलीज कर देती, ले कर देती हैं एग। ठीक है, ले कर देती हैं। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू द चिक। और जो एम्ब्रियो है ना चिक के अंदर, वो 3 हफ्ते तक ले लेता है। यू मस्ट हैव सीन हैंड सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हैन की बात करिए, ह्यूमन से डायरेक्ट वो हैन पे चले आए हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई हार्ड शेल्स बन जाते हैं किसी हैन की एग के सराउंडिंग, और जैसे डेवलप हो जाता है एग, उसे हैन उस एग को ले कर देती है, बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है, और 3 हफ्ते लगते हैं उसके एम्ब्रियो को बनने में। ठीक है, डेवलप होने में। और आपने देखा होगा मुर्गियाँ अपने अंडे के ऊपर बैठती हैं ताकि उनको सही मात्रा में गर्मी दी जा सके। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन एग शेल। तो 3 हफ्ते में जैसे ही वो पूरा एग मतलब एम्ब्रियो पूरा बन के तैयार हो जाता है, चिक उस एग के अंदर बन के तैयार हो जाता है, तो वो जो एग का शेल होता है वो टूट जाता है, और एग जो चिक है वो या फिर जो मुर्गी का बच्चा है वो उससे बाहर आ जाता है। सो इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलप ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in the pond streams.
तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी कि जो किस तरह से एग को बॉडी के बाहर ही रिलीज़ करते हैं और स्पर्म भी बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, ज़ायगोट बनता है और पूरा डेवलपमेंट होता है। जैसे ही ज़ायगोट डेवलप होकर पूरा एक बेबी बन जाता है वैसे ही एग टूट जाता है और बच्चे उस एग से बाहर आ जाते हैं। खैर, अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे विविपेरस और ओविपेरस की। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपनी बॉडी के अंदर ही बड़ा करते हैं, जैसे ह्यूमंस, हम बॉडी के अंदर ही बच्चे को पाल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुर्गियों की या फिर ऐसे एनिमल्स की जो अंडा देते हैं, मतलब उनका जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, अंडे के अंदर हो रहा है पर बेबी के बॉडी के बाहर हो रहा है। तो इस तरह से दो कैटेगरीज हैं। तो विविपेरस क्या होते हैं, जो जो बर्थ है ना यंग वंस को देते हैं, मतलब अंडा नहीं देते, वो क्या करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होगा और डायरेक्ट किसका जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा, तो उसको हम बोलते हैं विविपेरस। और जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यंग वंस टू अडल्ट्स। देखो जनरली आपने देखा होगा जैसे आप बचपन में दिखते हो बड़े होके वैसे ही दिखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आता है। वैसा नहीं है कि 2 हाथ से 3 हाथ हो जाएं या 2 पैर से 1 ही पैर रह जाए, ऐसा नहीं होता ना। जो हमारा बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, बट कुछ एनिमल्स में जो एडल्ट बॉडी शेप होता है और बेबी शेप होता है बिल्कुल अलग होता है। जैसे फ्रॉग्स में ये अर्ली टेडपोल है और ये लेट टेडपोल है। मतलब जब अंडे से बेबी बाहर आया तो वो इस तरह का दिख रहा था। मेढक का जो फ्रॉग का एग होता है उसे हम लार्वल स्टेज बोलते हैं, तो वो बिल्कुल मछली की तरह दिखता है, ऐसे लगता है, ठीक है। और जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कभी ये देख के नहीं कह सकते कि ये बचपन में ऐसा दिखेगा, इसको देख के हम ये इमेजिन नहीं कर सकते। हम जानते हैं तो हम बोल रहे हैं, पर ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इसकी अर्ली स्टेज है, जो मतलब बेबी की स्टेज है, और जो इसकी अडल्ट स्टेज है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल एक सडन चेंज हुआ, डिफरेंट स्टेजेस आई और बिल्कुल अलग चेंज हुआ। तो इस सडन चेंज को क्या बोलते हैं, हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इस ड्रास्टिक चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, जो कि आपको फ्रॉग्स के टेडपोल्स में देखने में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेजेस की अगर हम बात करें, फ्रॉग की लाइफ में 3 स्टेजेस आती हैं। पहली एग स्टेज होती है, दूसरी टेडपोल या लार्वल स्टेज, और तीसरी उसकी अडल्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि सिंगल पेरेंट होता है उसमें, ठीक है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रा दे रखा है, तो हाइड्रा में आप देखिए एक छोटा सा बड बन रहा है। ये छोटा सा बर्ड धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जब ये सफिशिएंट साइज़ में आ जाएगा तो ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा, मतलब पेरेंट बॉडी से टूटकर अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बडिंग। उसी तरह यहाँ पे अमीबा में आप देखिए, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट अमीबा या पेरेंट सेल है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और धीरे धीरे इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है, और ये धीरे धीरे इसमें देखिए एक फरो टाइप का बन गया, डिवाइड होना यहाँ से शुरू हो गया। तो दोनों ही जो हिस्से होते हैं वो अपना अपना न्यूक्लियस ले लेते हैं और बीच में डिवाइड होने की कोशिश करते हैं, और एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल या फिर डॉटर अमीबा। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ठीक है, या फ्यूजन इन अमीबा या बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो बड बना था हाइड्रा में उसे बडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं रीड कर दे रही हूँ जो मैंने आपको समझाया। सो इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 or more bludges. These bludges are the developing new individuals and they are called buds. Bludges मतलब उभार टाइप का, यहाँ पे आप देख रहे हो ये उभार टाइप का आया है। तो एक से ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि, ठीक है। और इन्हीं बजिस को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। सो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा 2 न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्ड आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो ये ईस्ट में भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, हाइड्रा के अलावा ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बर्ड है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, सिंगल पेरेंट से अलग हो जाएगा और एक न्यू पेरेंट बन जाएगा, मतलब एक पूरी न्यू बॉडी बन जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे आपको बताया गया है अमीबा का। अमीबा भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। प्रोसेस कैसे शुरू होगी, बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई।
तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद इसका बॉडी धीरे धीरे खींचेगा और दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। हर बॉडी पार्ट एक एक न्यूक्लियस को ले लेगा और फाइनली आपको दो अमीबा आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की। उसके बाद यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दे रखी है, मतलब यहाँ पे क्लोन बनाया गया। अब देखो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस है ना, सबसे पहले इन शीप्स पे किया गया था। यहाँ पे क्या किया गया, इस फिन डॉर्सेट शीप से इसका बॉडी का कोई भी सेल निकाला गया, ठीक है, या कोई रिप्रोडक्टिव सेल निकाला गया, और इस रिप्रोडक्टिव सेल का न्यूक्लियस निकाल लिया गया और इसका भी एक सेल निकाला गया और इसका भी न्यूक्लियस निकाल लिया गया। तो यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया, इस वाले न्यूक्लियस को उठा के इसमें डाल दिया। इस स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव जो है, फिन डॉर्सेट शीप की का जो न्यूक्लियस था वो इसके सेल से निकाल कर स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव में डाल दिया गया। फिर उसके बाद इसको ग्रो कराया गया। तो सेल किसका है, इस वाली शीप का, पर न्यूक्लियस किसका है, इस वाली शीप का, ठीक है। तो भैया ये चीज़ पता करनी थी कि न्यूक्लियस सारी चीज़ें चेंज कर सकता है कि नहीं। तो इस वाली शीप से जब फर्टिलाइजेशन करके एक नया शीप बना तो वो बिल्कुल हूबहू किसकी तरह दिख रहा था, फिन डॉर्सेट शीप की तरह, जबकि सेल किसका था, स्कॉटिश का, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस ही सारे चेंजेस करता है, ठीक है। सेल किसी का भी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियस किसका है, जिसकी वजह से जो डॉली पैदा हुई वो बिल्कुल किसकी तरह थी, फिन डॉर्सेट शीप की तरह थी। उसे क्लोन शीप बोला गया, क्लोन बेबी बोला गया, क्योंकि ये हूबहू कॉपी थी और ये फर्स्ट ऐसा क्लोनिंग प्रोसेस था जो कि ह्यूमन का सक्सेसफुल रहा। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक लाइन, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। सो क्लोनिंग इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। एग्जाम से आपको इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी होता है सेल की, ठीक है, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एग्जैक्ट फोटो कॉपी, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मेट एंड हिज कलीग्स एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग। ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्लोनिंग प्रोसेस कहाँ परफॉर्म करी गई थी और किसके द्वारा करी गई थी। सो इयान विल्मट और इसके कलीग्स के द्वारा। रोजलिन इंस्टीट्यूट कहाँ का, एडिनबर्ग का। कहाँ पे था ये, स्कॉटलैंड में। दे सक्सेसफुली क्लॉन्ड शीप नेम डॉली। तो इसका नाम क्या था, डॉली था। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996, वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है कि कब बनी, तो 5 जुलाई 1996 में ये बॉर्न हुई थी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, जिसको हम लाइन टू लाइन और पिक्चर की हेल्प से समझेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। सो कौन सी बॉडी के कौन से सेल्स लिए गए थे, मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स से सेल कलेक्ट किया गया था फीमेल डॉर्सेट शीप का, इसका, ठीक है। सिमिलटेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक ईव। तो इसका मेमरी ग्लैंड से लिया गया था सेल, और इसका किससे लिया गया था, एग से लिया गया था, ठीक है। इसका क्या लिया गया था, एग लिया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वॉज इंसर्टेड इन द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैक ईव हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड। तो इन्होंने फिर क्या किया, इसके एग का न्यूक्लियस हटा दिया और इस वाले इसके सेल का जो न्यूक्लियस था वो उठा के इसके न्यूक्लियस में, इसके सेल में वो वाला न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस करा दिया, मतलब डाल दिया, ठीक है। द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक ईव। डेवलपमेंट ऑफ द एग फॉलो नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। तो उसके बाद जब एग को न्यूक्लियस को अलट पलट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, फिर से ये एग जो किस में डाल दिया गया, स्कॉटिश ब्लैक ईव में डाल दिया गया, और उसके बाद डॉली का जन्म हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ और डॉली का जन्म हुआ। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक ईव, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिटी विद द फिन डॉर्सेट शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। तो जब डॉली का जन्म हुआ तो जन्म तो इसने स्कॉटिश वाली नहीं दिया, लेकिन वो दिख हूबहू किसकी तरह रही थी, फिन डॉर्सेट की तरह दिख रही थी। Dolly did not show any character of Scottish sheep. Dolly was a healthy clone of Finn Dorset sheep, produced several offsprings of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14 February 2003. तो डॉली एक सक्सेसफुल क्लोनिंग एनिमल रहा। उसके बाद इसने नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत से बच्चों को जन्म भी दिया और 14 फरवरी 2003 को इसकी डेथ हो गई,
ठीक है। डॉली जो थी, इससे पहले काफ़ी सारे अटैम्प्ट करे गए थे, पर ये हमारा सक्सेसफुल अटैम्प्ट रहा था क्लोन्ड एनिमल बनाने का। ठीक है। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।